नमस्कार, टीएमसी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नोट्स एंड मेंस के लिए छोटी सी ये मॉर्निंग डोज की क्लास में बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिलने वाला है। बहुत ही तगड़े कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाले एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में आपको एकदम अपडेटेड और नया नॉलेज देखने को मिलेगा। क्लास के अंत तक आपके पास एक बहुत नया नॉलेज आपके पास होगा जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। ये जो क्लास है एमसीक्यू के सहारे इस क्लास को पूरी करते हैं अपन। चलते हैं हमारे आज के सवाल की तरफ, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में ये सवाल है और सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। सवाल आप पढ़ेंगे। सवाल ये है कि एक पेशेंट विद मोनो रेजिस्टेंट टीबी, यानी कि एक पेशेंट है जो मोनो रेजिस्टेंट टीबी के साथ में है। टीबी इज बीइंग टेकिंग रिफाम्पिसिन, कि एक पेशेंट है मोनो ड्रग रेजिस्टेंसी उसके अंदर है और रिफाम्पिसिन टेकन कर रहा है। इसका मतलब ये कि मोनो ड्रग रेजिस्टेंसी का मतलब है कि एक ड्रग के खिलाफ उसकी क्या है, रेजिस्टेंसी अकर हो चुकी है, बट वो रिफाम्पिसिन के लिए रेजिस्टेंसी उसकी नहीं है। आगे सवाल ये है, फ्रॉम लास्ट 3 वीक, यानी कि पिछले 3 वीक से रिफाम्पिसिन ले रहा है मोनो रेजिस्टेंट टीबी के साथ में, कम्स टू द हॉस्पिटल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेन आर रिलेवेंट, यानी हॉस्पिटल पेशेंट आ जाता है और इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है जो रिलेवेंट है टू दिस ड्रग दैट नर्सिंग ऑफिसर शुड इमीडिएट वारंट टू टेक एक्शन फर्स्ट। इजी सा सवाल है, एक बार और फिर से सवाल को मैं दोहरा देता हूं कि एक मोनो रेजिस्टेंट टीबी का पेशेंट है, 3 सप्ताह से वो पेशेंट रिफाम्पिसिन ले रहा है और ये इतनी सारी कंप्लेन है उस पेशेंट की, यानी कि फॉलोइंग कंप्लेंट्स है उस पेशेंट की, इनमें से कौन सी ऐसी कंप्लेन है जो रिफाम्पिसिन ड्रग के साथ में रेलिवेंट है, यानी उस ड्रग के साथ में आपको देखने को मिलती है और उस कंप्लेन के ऊपर नर्सिंग ऑफिसर को शुड टेक इमीडिएट वारंट टू टेक एक्शन, की इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। तो दोस्तों चलिए इस सवाल का पोस्टमार्टम हम करते हैं। और सवाल का पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, एक नई स्लाइड के साथ में इस सवाल को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में। क्या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। और हमने सवाल में क्या देखा, सबसे पहले हमने सवाल में ये देखा कि मोनो रेजिस्टेंट टीबी है। क्या है दोस्तों, मोनो रेजिस्टेंट टीबी। मोनो रेजिस्टेंट टीबी का मतलब ये है कि किसी एक दवाई के खिलाफ उसमें रेजिस्टेंसी पैदा हो चुकी है और वो दवाई कौन सी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंट टू ग्रुप, सॉरी, रेजिस्टेंट टू फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, यानी कि किसी भी एक दवाई के लिए, यानी रेजिस्टेंट टू एनी वन फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, यानी कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है उनमें से एक दवाई के खिलाफ रेजिस्टेंस होगी और वो दवाई कौन सी हो सकती है, वो रिफाम्पिसिन हो सकती है या क्या हो सकती है आपकी आइसोनियाजाइड हो सकती है। क्या हो सकती है, आइसोनियाजाइड वो पेशेंट आपकी हो सकती है। मोनो रेजिस्टेंट टीबी होती है दोस्तों। एक होती है आपकी आइसोनियाजाइड रेजिस्टेंट टीबी, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोनियाजाइड रेजिस्टेंट टीबी, आईआरटीबी जिसको बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट के साथ में, पेशेंट जो है वो आइसोनियाजाइड के साथ में क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, बट रिफाम्पिसिन के साथ में वो पेशेंट क्या होता है, ससेप्टिबल होता है। यानी रिफाम्पिसिन जो ड्रग है वो सेंसिटिव होती है इसके लिए। क्या इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है किसके लिए, रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड के लिए क्या होगा, पेशेंट रेजिस्टेंट होगा बट सेंसिटिव टू रिफाम्पिसिन। इसके अलावा एक होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं एमडीआर, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो एमडीआर टीबी में दोनों फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है, जैसे कि कौन सी आपकी रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड, दोनों ड्रग के खिलाफ क्या होता है, पेशेंट रेजिस्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग। यानी एक से ज्यादा दवाइयों के खिलाफ जब रेजिस्टेंसी आ जाती है और ये दवाइयां कौन सी आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं। और एक होता है आपका एक्सडीआर टीबी, क्या बोलते हैं, एक्सडीआर टीबी। एक्सडीआर टीबी में क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि अब जो पेशेंट है वो इलाज से इतनी दूर जा चुका है
कि अब जो उसका प्रोग्नोसिस है वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो चुका है, यानी कि ड्रग्स जो है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगी नहीं और इसका आउटकम बहुत कम होता है। और एक्सडीआर टीबी का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सडीआर टीबी का मतलब ये होगा कि एक तो इस पेशेंट में होगा एमडीआर टीबी, एमटीआर यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंसी होगी, आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन दोनों के लिए रेजिस्टेंट होगी, प्लस एक ग्रुप ए की एक ड्रग के साथ में इसमें क्या होगा? रेजिस्टेंसी होगी। क्या होगी? और ग्रुप ए में कौन सी ड्रग होगी? जैसे आपकी बेटा क्विलिन और लिनेजोलिड। ये एग्जांपल है किसके? आपके ग्रुप ए ड्रग के एग्जांपल है और इनमें से किसी एक दवाई के खिलाफ इसमें रेजिस्टेंस होगी, प्लस फ्लोरोक्विनोलोन के खिलाफ भी इसमें रेजिस्टेंस होगी। एक दवाई के खिलाफ फ्लोरोक्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन सी होगी? या तो हो सकती है वो दवाई आपकी लिवोफ्लोक्सोसिन, कौन सी? लिवोफ्लोक्सोसिन, या इसके अलावा कौन सी होगी आपकी? मोक्सीफ्लोक्सासिन। यानी कि आपको समझ में आ गया कि मोनो रेजिस्टेंसी क्या होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंसी क्या होती है, कि दोनों ड्रग जो होती है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है रेजिस्टेंट हो जाता है पेशेंट उनके लिए। और एक्सडीआर टीबी का मतलब क्या होता है? जितनी टाइप की दवाइयां होती हैं फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से तो होता ही होता है, इसके साथ में फ्लोरोक्विनोलोन भी एक उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और इसके साथ में ग्रुप ए की जो एंटीबायोटिक्स है वो भी उस पेशेंट के ऊपर काम करती नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सडीआर टीबी बोलते हैं। ये सवाल में दिया होता है इसलिए मैंने आपको बताया। सवाल की तरफ चलते हैं। रिफाम्पिसिन के बारे में पूछा गया कि रिफाम्पिसिन के बारे में ऐसी कौन सी कंप्लेन है, मेजर कंप्लेन पेशेंट की, जो पेशेंट को क्या करना चाहिए, जो नर्सिंग ऑफिसर को क्या करना चाहिए? इमीडिएट वारंट है एक्शन लेने के लिए। तो एक बार आप ऑप्शन पढ़ लीजिए और आप एक बार ऑप्शन देखेंगे कि रिफाम्पिसिन पेशेंट ले रहा है बच्चों और उसके साथ में क्या दिक्कत आ रही है कि पेशेंट यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड टर्न इनटू ऑरेंज कलर। तो रिफाम्पिसिन का ये जो है वो साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट ये है कि पेशेंट का जो यूरिन और अदर बॉडी फ्लूइड है, चाहे वो स्वेट हो या टीयर हो, गुलाबी गुलाबी हो जाता है। सब क्या हो जाता है? गुलाबी गुलाबी। गुलाबी भी आपको बहुत पसंद होता है, तो गुलाबी गुलाबी हो जाता है पेशेंट का। और इसके अलावा हेलुसिनेशन पेशेंट में क्या देखने को मिलता है? दूसरा ऑप्शन जो है हेलुसिनेशन का। तीसरा जो ऑप्शन है वो कौन सा आपका? पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिस्निया। क्या रिफाम्पिसिन लेने वाले पेशेंट के साथ में डिस्निया आपको देखने को मिलता है? चौथा ऑप्शन आपके पास में ये बच्चों कि पेशेंट हैज क्रोनिक रीनल डिजीज, कि पेशेंट जो है उसको क्रोनिक रीनल डिजीज है। तो ये चार ऑप्शन है कि पेशेंट का यूरिन और अदर जो बॉडी फ्लूइड है वो ऑरेंज यानी नारंगी कलर में, जनरली गुलाबी भी कई लोग बोल देते हैं, तो गुलाबी कलर में या ऑरेंज कलर के अंदर पेशेंट का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। हेलुसिनेशन उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है? क्या कंप्लेन ऑफ डिस्निया है और पेशेंट है वो क्रोनिक रीनल डिजीज के साथ में है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सी चीज है जिसके ऊपर सबसे पहले एक्शन लेने की जरूरत है? तो रिफाम्पिसिन की तरफ चलते हैं। एक बार रिफाम्पिसिन का ट्यूर हम कर लेते हैं, एक बार रिफाम्पिसिन का ट्यूर हम करते हैं बच्चों। रिफाम्पिसिन जो है वो क्या बच्चों? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, प्लस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के साथ में प्लस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी है। क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसको इसलिए बोलते हैं, ये इसलिए है क्योंकि साथ में ये जो है आपका स्टेफाइलोकोकाई प्लस मेनिंजोकोकाई, इन दोनों के ट्रीटमेंट के ऊपर भी ये क्या होता है? आपका काम में आता है। यानी कि इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलने का यही मतलब है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी एंटीबायोटिक का भी ये काम करता है, दोनों इंफेक्शन के खिलाफ पेशेंट को लेने को मिलता है। ये जो दवाई है रिफाम्पिसिन जो है बच्चों, रिफाम्पिसिन जो है वो क्या है? इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रासेलुलर, दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। यानी दोनों टाइप के जो बैक्टीरिया जो है टीबी के, उन दोनों को किल करता है कौन? रिफाम्पिसिन। इसके अलावा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अंदर
आपकी दो ऐसी ड्रग है, जो एक ऐसी ड्रग है जो सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर को किल करती है, और एक ड्रग है जो क्या करती है, सिर्फ इंट्रा सेलुलर माइक्रोब जब उनको किल करती है। बाकी की तीन जो है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और आपकी इथानब्यूटोल जो है वो क्या करती है बच्चों, वो सारी इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों को किल करने का काम करती है। जबकि इसकी में आपको पायराजिनामाइड जो है उसमें क्या होगा बच्चों, पायराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है, पायराजिनामाइड ओनली क्या करती है, ओनली इंट्रासेलुलर का किल करती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है बच्चों वो क्या करती है, आपकी ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर को किल करती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को देने का ज्यादा फायदा पेशेंट को मिलता है नहीं, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि टीबी के जो माइक्रोब्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं बच्चों, इंट्रासेलुलर होते हैं। मोस्टली माइक्रोब जो है वो क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स को किल करता है। इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो 90% तक आपको अच्छा रिजल्ट देती नहीं है, 10% तक आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि 90% जो माइक्रोब्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर इन्वेड करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। तो रिफाम्पिसिन जो है वो दोनों टाइप के माइक्रोब्स, जो चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेड हो या इंट्रासेलुलर इन्वेड हो, दोनों को खत्म करने का काम करती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। रिफाम्पिसिन जो है बच्चों, रिफाम्पिसिन जो है वो क्या करती है, आपकी मोस्ट पोटेंट ड्रग है, मोस्ट पोटेंट ड्रग है। मोस्ट पोटेंट का मतलब ये कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जितनी भी है, सबसे खतरनाक जो इफेक्ट आपको बना के देती है, सबसे इफेक्टिव जो ड्रग है वो कौन सी होती है बच्चों, वो आपकी रिफाम्पिसिन है। मोस्ट पोटेंट ड्रग है। एमसीक्यू बन गया यहाँ पे, ये आपका एमसीक्यू बन गया कि मोस्ट पोटेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर में, तो कौन सी, रिफाम्पिसिन। इसके साथ में ये जो बच्चों ये क्या करती है, ये जो है वो क्या करती है, स्टेरिलाइजिंग का काम करती है। क्या, मेक पेशेंट अर्लीएस्ट स्टेराइल। ये लीजिए यहाँ पे देखिए दो चीजों के बीच में जंग छिड़ी हुई है, एक आपकी पायराजिनामाइड ड्रग है, एक आपकी रिफाम्पिसिन है। दोनों ड्रग के बारे में ये चला हुआ कि मोस्ट जो स्टेरिलाइजिंग ड्रग है वो कौन सी है। फिलहाल के लिए आपको ये मान के चलना है कि रिफाम्पिसिन जो है वो क्या है, स्टेरिलाइजिंग ड्रग है। यानी पेशेंट को सबसे पहले स्टेराइल कौन करता है, सबसे पहले स्टेराइल है। और मोस्ट इफेक्टिव जो ड्रग होती है बच्चों, मोस्ट इफेक्टिव जो ड्रग है वो भी आपकी कौन सी होगी, रिफाम्पिसिन जो है वो आपकी क्या है, रिफाम्पिसिन जो आपकी क्या है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है। क्योंकि ये क्या करते हैं, रेपिडली किल एमटीपी एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का जो ऑर्गेनिज्म उसको रेपिडली किल करता है। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू आपका ये बनता है, दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे ये बनता है, और तीसरा एमसीक्यू यहाँ पे आपका ये बनता है। तीसरी चीज ये कि रिफाम्पिसिन जो देखिए ट्यूबरकुलर ड्रग जो है बच्चों वो तीन तरीके से काम करती है। एक फास्ट एक्टिंग ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है वो ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, एक स्लो एक्टिंग होती है। तो आपकी जो रिफाम्पिसिन जो है बच्चों, रिफाम्पिसिन जो आपकी वो कौन सी होती है, आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग एंटी टीबी ड्रग है। कौन सी, इंटरमीडिएट एक्टिंग करती है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि इंटरमीडिएट एक्टिंग जो माइक्रोब जो होते हैं, जो इंटरमीडिएटली फास्टिंग ग्रो कर रहे हैं, उनको किल करने का काम कौन करती है, आपकी रिफाम्पिसिन है, वो इनको किल करने का काम करती है। ये जो दवाई है ड्रग ऑफ चॉइस कहां पे होती है, रिफाम्पिसिन जो ड्रग ऑफ चॉइस कहां पे होती है, रिफाम्पिसिन जो है, रिफाम्पिसिन है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, रिफाम्पिसिन सिर्फ दो ही जगह ड्रग ऑफ चॉइस है, इसके अलावा रिफाम्पिसिन कहीं पे भी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस का जब सवाल है इन दो चीजों को छोड़ के, तो आपको सीधा आइसोनियाजाइड के ऊपर ऑप्शन क्लिक करना है। वो भी आगे बताऊंगा कैसे करना है। रिफाम्पिसिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो किसके लिए बच्चों, टीबी इन प्रेगनेंसी, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित हो चुकी है, उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो कौन सी, आपकी रिफाम्पिसिन ड्रग ऑफ चॉइस होगी। इसके अलावा ये एक जगह और ड्रग ऑफ चॉइस होगी। ड्रग ऑफ चॉइस का उपयोग ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन रीनल पेशेंट
क्या रीनल पेशेंट के अंदर क्या होगी, ये ड्रग ऑफ चॉइस होगी। यानी जो पेशेंट रीनल डिजीज से ग्रसित है उनके ऊपर, यानी कि ये नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है। जाहिर सी बात ये दूसरा चौथा एमसीक्यू बन गया, ये है कि पांचवा एमसीक्यू बन गया आपका। और ये जो दवाई है, क्योंकि ये क्या है, नॉट नेफ्रोटॉक्सिक, यानी कि ये जो दवाई है बच्चों वो क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगर ये जो दवाई है इतने फायदे आपको दे रही है, हो सकता है ये दवाई आपको नुकसान भी देती हो। और नुकसान कौन से देती है, नुकसान यहाँ पे ये देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दवाई है आपकी क्या कर सकती है, देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एक बार पहले ये बता देता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए या किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए प्रोटीन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग एक्शन करती है आपकी बॉडी में। तो यहाँ पे मैकेनिज्म एक्शन ये रहता है कि रिफॉर्मेशन जो वो क्या करती है बच्चों, डीएनए डिपेंडेंट, यहां से भी सवाल आ सकता है आपका, एमसीक्यू 6 हो गया। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एक्शन जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। और ये जो प्रोसेस है इसके द्वारा क्या होता है बच्चों, प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो इसके सहारे ही हो पाता है। और अगर ये काम नहीं हो पाया तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और प्रोटीन फॉर्मेशन जब नहीं होगा तो पेशेंट में क्या होगा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, एमटीबी जो है वो क्या करेगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये एक बैक्टीरियोसीडल ड्रग है। क्या है, बैक्टीरियोसीडल ड्रग है। तो ये सातवां अंश क्या आपका ये हो गया कि रिफॉर्मेशन जो है वो क्या है, कि बैक्टीरियोसीडल ड्रग है। क्या है, बैक्टीरियोसीडल ड्रग है, यानी बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। सारी जितनी भी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है वो बैक्टीरियोसीडल है, इथानब्यूटोल को छोड़ के। इथानब्यूटोल जो है वो आपकी क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है। क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है, यानी वो मारती नहीं है, वो सिर्फ ग्रोथ को क्या करती है, रोकती है। बट ये जो है वो आपकी क्या है, बैक्टीरियोसीडल ड्रग है। ये जो दवाई है वो कैसी होगी आपकी, ये दवाई आपकी है वो है एंजाइम इंड्यूसर का काम करती है, और इस एंजाइम इंड्यूसर की डेप्थ में नहीं जाऊंगा वरना बहुत लंबा काम हो जाएगा, और रिफॉर्मेशन से वो रिलेटेड भी नहीं है। एंजाइम इंड्यूसर का मतलब ये होता है कि इसके साथ में अगर कोई सेकंड दवाई ली जाती है तो इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आप जनरल फार्मा में पढ़ेंगे। एंजाइम इंड्यूसर का मतलब है एंजाइम इंड्यूसर का काम करके, और एंजाइम इंड्यूसर का काम करेगी तो क्या होगा, रिफॉर्मेशन जब आप लेंगे तो इसके साथ में क्या होगा बच्चों, आपका ओसीपी जो है तो होगा वो काम नहीं करेगा, ओसीपी फेलियर होगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर यहाँ पे होगा। और इसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। क्या, क्यूटेनियस सिंड्रोम इसको बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों दो ऐसी और ड्रग है जिसके साथ में ये क्या करेगा, इसके साथ में जब आप पेशेंट को क्या देंगे, जब आप पेशेंट को वारफारिन देंगे तो इसके साथ में ये क्या करता है आपका, इसके साथ में भी आपका क्या देखने को मिलता है, इसके साथ में भी ड्रग रिएक्शन आपका देखने को मिलेगा। वारफारिन जब आप देंगे तो वारफारिन को देते टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा, वारफारिन को आप जब देंगे तो क्या होगा, वारफारिन को देने से यहाँ पे आपको हिपेरिन देना पड़ेगा। यानी वारफारिन के साथ में ड्रग रिएक्शन करेगा या ड्रग इंटरेक्शन करता है, तो ड्रग इंटरेक्शन करता है तो यहाँ पे आपको हिपेरिन के अंदर इसको चेंज करना है। और इसके अलावा तीसरा क्या होता है बच्चों, ये एंटी एचआईवी जो ड्रग है उसके साथ में रिफॉर्मेशन जो है वो इफेक्टिव जो है वो होता है नहीं। एंटी एचआईवी ड्रग के साथ में ये इफेक्टिव नहीं होता है, तो इसके साथ में क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए इसके साथ में क्या करेंगे, कि ऐसा तो है नहीं, एचआईवी का तो कोई ट्रीटमेंट और है नहीं, एंटी एचआईवी ड्रग तो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट यहाँ पे ये हो सकता है कि हम रिफॉर्मेशन को हटा दें, यहाँ पे एंटी एचआईवी ड्रग को ना हटाएं और एंटी एचआईवी ड्रग को रखेंगे, रिफॉर्मेशन को हटाएंगे। तो रिफॉर्मेशन की जगह रिफाब्यूटिन नाम की ड्रग आती है, रिफाब्यूटिन नाम की ड्रग आती है। उस ड्रग को हम क्या करते हैं, पेशेंट को यहाँ पे देते हैं। ये ड्रग इंटरेक्शन की बात थी। इसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन के अलावा एडवर्स इफेक्ट जो होंगे वो कौन से होंगे, सॉरी जो भी सिंड्रोम जो होंगे, एडवर्स और साइड इफेक्ट दोनों साथ में बताऊंगा वो कौन से होंगे। सबसे पहले ये होगा बच्चों कि पेशेंट में क्या होगा, फ्लू
फ्लू लाइक सिंड्रोम। फ्लू लाइक सिंड्रोम आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा और इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट में क्या होगा, फीवर आएगा, फीवर आता है, चिल आता है, ईचिंग होती है पेशेंट में, ईचिंग होगी और इसके साथ में माइल्जिया पेशेंट में देखने को मिलेगा। माइल्जिया यानी कि होगा मसल के अंदर मस्कुलर पेन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। फ्लू लाइक सिंड्रोम इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों एब्डोमिनल सिंड्रोम इसके अंदर देखने को मिलता है। क्या एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल सिंड्रोम पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। सेकंड कॉम्प्लिकेशन ये है, एब्डोमिनल सिंड्रोम के अंदर मोस्टली स्टोमक पेन पेशेंट के अंदर होता है। स्टोमक या अपर जीआई पेन इसको बोल सकते हैं। अपर जीआई पेन पेशेंट को देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एक होता है पल्मोनरी सिंड्रोम, पल्मोनरी सिंड्रोम पेशेंट के साथ में देखने को मिलता है। पल्मोनरी सिंड्रोम जब आप देखेंगे, पल्मोनरी सिंड्रोम में रिफाम्पिसिन वाले पेशेंट को देखने को मिलता है। और जब पल्मोनरी सिंड्रोम जब होगा ना पेशेंट में, तो दो चीजें सबसे पहले देखने को मिलेंगी आपको। कौन सी? एक पेशेंट में क्या होगा बच्चों, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन होगा, और दूसरा पेशेंट में क्या होगा, डिस्निया होगा। और जैसे ही ये रिएक्शन आपको देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, जैसे ही पल्मोनरी सिंड्रोम पेशेंट के अंदर आएगा तो आपको क्या करना है, भाग के क्या करना है, इन्फॉर्म कर देना है। किसको? एचसीपी को। एचसीपी को क्या करना है, इन्फॉर्म कर देना। एचसीपी यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसको आपको इन्फॉर्म कर देना कि पेशेंट में डिस्निया हो चुका है रिफाम्पिसिन की वजह से, तो उसको क्या करेंगे, विदहोल्ड करना है या जो भी करना है वो एचसीपी का डिसीजन होगा। हमारा डिसीजन ये होगा कि डिस्निया होगा तो पेशेंट को पोजीशन देनी है और उसके बाद में क्या करना है, एचसीपी को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए रिफाम्पिसिन जो होगी बच्चों, रिफाम्पिसिन जो है, रिफाम्पिसिन जो है बच्चों वो क्या करती है, एसिडिक ड्रग है, तो ये क्या करती है बच्चों, इम्पटी स्टोमक है, इम्पटी स्टोमक है, स्टोमक है, वेल अब्जॉर्ब होती है, वेल अब्जॉर्ब, इम्पटी स्टोमक वेल अब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ फूड क्या करते हैं, इसके अब्जॉर्प्शन को अल्टर करती है। यानी प्रेजेंस ऑफ फूड जो होगा, प्रेजेंस ऑफ फूड जो है वो क्या करती है, इसके अब्जॉर्प्शन को क्या करती है, अल्टर करती है। और ये जो दवाई है वो बहुत ही वेल अब्जॉर्ब होती है ओरली, वेल अब्जॉर्ब, वेल अब्जॉर्ब ओरली, यानी कि 70% बायो अवेलेबिलिटी इसकी होती है। यानी 70% क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी इसकी होती है। 70% बायो अवेलेबिलिटी रिफाम्पिसिन को आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं चीज बता देता हूं आपको कि अगर ये पेशेंट दवाई ले रहा है, इसमें 3 चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ड्रग मैनेजमेंट के हिसाब से एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको 3 चीजों का पता होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट रिफाम्पिसिन के साथ में ऑरेंज कलर बॉडी फ्लूइड के साथ में हॉस्पिटल में आए भागते हुआ कि डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे साथ में क्या होगा, मेरा जो बॉडी फ्लूइड है या मेरा यूरिन है वो ऑरेंज हो चुका है, मुझे कुछ इलाज की जरूरत है क्या, तो वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ एडवाइस करनी है, आपको हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को देनी है कि ये जो दवाई है इसके साथ में ये नॉर्मल इफेक्ट है इसका, आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी पैथोलॉजिकल चीज नहीं है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज है, ड्रग की वजह से साइड इफेक्ट आया है और इसके साथ में आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। दूसरी चीज, अगर कोई पेशेंट डिस्निया के साथ में है तो आपको क्या करना है, एचसीपी को इन्फॉर्म करना है। तीसरी चीज दोस्तों, एक चीज और याद रखेंगे, रिफाम्पिसिन के साथ में, रिफाम्पिसिन के साथ में ये होगा कि रिफाम्पिसिन जो है वो क्या करेगी आपकी, रिफाम्पिसिन जो आपकी, अगर मैंने जैसे बताया कि बॉडी फ्लूइड्स को ऑरेंज करती है, तो अगर किसी पेशेंट ने कॉन्टेक्ट आई लेंस लगा रखे हैं, कॉन्टेक्ट आई लेंस अगर किसी ने लगा रखे हैं, अगर किसी ने कॉन्टेक्ट आई लेंस लगा रखे हैं तो उसको भी क्या करते हैं, स्टेन करती है। तो क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट आई लेंस स्टेनिंग आपको इसके साथ में देखने को मिलती है। किसके साथ में, रिफाम्पिसिन के साथ में कॉन्टेक्ट आई लेंस स्टेनिंग आपको देखने को मिलती है। अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। रिफाम्पिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी और एक इंफॉर्मेशन और बता देता हूं आपको कि टीबी का जो ट्रीटमेंट है ना बच्चों, वो किसके अंडर में आता था, आरएमटीसीपी के अंडर में आता था, बट ये जो है अब नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आता है। यानी कि आरएमटीसीपी का जो नाम बदल के एनटीईपी होगा, यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हो चुका है। तो आरएमटीसीपी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं पे एनटीईपी के रूप में ये चीजें जाने लगी हैं। अब देखिए ये सवाल की तरफ चलते हैं, अपना सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। और सवाल अपना ये है, क्या है कि हमें ये देखना था कि इनमें से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है या ऐसी कौन सी कंप्लेन है जिसका क्या कर रहा है, हमें इमीडिएटली पेशेंट को बताना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ताकि एक्शन लिया जा सके।
तो पेशेंट यूरिन, एक बार इसको मिटा देता हूं बच्चों, एक बार इसको क्लीन कर देता हूं, उसके बाद में आपको बताता हूं। ओके, तो अब सवाल की तरफ चलते हैं हम। और सवाल में हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा एलिमिनेशन करना है। ऑप्शन ए आपके पास में क्या है कि पेशेंट यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड टर्न इनटू ऑरेंज कलर। तो मेरे को ये बताइए, अगर रिफाम्पिसिन वाला पेशेंट है और उसका बॉडी फ्लूइड जो है या उसका यूरिन जो है वो ऑरेंज कलर में चेंज हो गया, तो आपको इमीडिएट वारंट एक्शन लेने की जरूरत है, तो वो आपको जरूरत नहीं है, इमीडिएटली एक्शन की आपको जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। तो पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट को सिर्फ हम डिस्चार्ज एजुकेशन देंगे या पेशेंट को सिर्फ क्या करेंगे, ड्रग के बारे में कि ये इसका नॉर्मल साइड इफेक्ट है, ये हम उस पेशेंट को बताएंगे। हेलुसिनेशन क्या, इसके बाद इसके साथ में देखने को मिलता है, तो हेलुसिनेशन जो है बच्चों इसके साथ में देखने को नहीं मिलता। हेलुसिनेशन है वो एक पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है, किसका, हेलुसिनेशन पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन आपके किसका, आपके आइसोनियाजाइड का पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है। कैसे हो सकता है कि आइसोनियाजाइड के साथ में क्या होता है आपको कि आइसोनियाजाइड जो है आपकी पेरिफेरल और सेंसरी जो नर्व है उनको वीक करती है, उनको डैमेज करने का काम करती है। तो पेरिफेरल नर्व के साथ में तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है, पर सेंसिटिव नर्व को जब डैमेज करेगी तो वहां पर पेशेंट के साथ में मेमोरी लॉस जैसी जो कंप्लेन है वो आपको देखने को मिलती है। और जब मेमोरी लॉस वाली कंप्लेन आपको देखने को मिलती है उसके बाद में ये इजी चीजें नहीं है, बहुत आगे जाके बहुत जब आपकी जो डिजीज जो है वो प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तब ये ड्रग के साथ में देखने को मिलता है। तो रिफाम्पिसिन के साथ में देखने को नहीं मिलता, ये आपके आइसोनियाजाइड के साथ में आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो वैसे भी आपका क्या हो गया, इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी मैं हटा देता हूं। तीसरा है कि पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिस्निया की, पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा है किसकी, डिस्निया की। तो इस चीज के लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो चुका है, पेशेंट को पल्मोनरी सिंड्रोम हो चुका है, यानी कि पेशेंट को पल्मोनरी सिंड्रोम हो चुका है। तो अब आपको हाथों हाथ पेशेंट को क्या करना है, आपको जो एचसीपी उसको इन्फॉर्म करना है। चौथा ऑप्शन आपके पास ये है कि पेशेंट हैज क्रोनिक रीनल डिजीज, तो क्रोनिक रीनल डिजीज है पेशेंट को, तो क्या ये पेशेंट बताता है कि मुझे बहुत लंबे टाइम से रीनल डिजीज है, तो रिफाम्पिसिन वो पेशेंट ले सकता है, क्योंकि रिफाम्पिसिन जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है, ये रिकमेंडेड है। जो भी नेफ्रोटॉक्सिक पेशेंट आते हैं, नेफ्रोटिक डिजीज के साथ में या रीनल डिजीज के साथ में आते हैं, उनको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में रिकमेंडेड जो है वो रिफाम्पिसिन है। रिफाम्पिसिन सेफ है, रिफाम्पिसिन आप दे सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है रिफाम्पिसिन। तो ये जो सवाल है बच्चों, इस सवाल का राइट आंसर जो होगा आपका, इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका, कि ऑप्शन जो 3 है कि पेशेंट को अगर डिस्निया हो रहा है रिफाम्पिसिन के साथ में, इसका मतलब क्या है, पल्मोनरी सिंड्रोम उस पेशेंट को हो चुका है, और ये आपको क्या करना है, एचसीपी को बताना है। तो ये सवाल था आज का। और मैंने एक चीज बता दी, आरएनटीसीपी जो बदल चुका है किसके अंदर, एंटी-ईपी के अंदर, तो एंटी-ईपी आपको याद रखना है। ये सवाल था, मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने में मिली होगी रिफाम्पिसिन के बारे में और अदर टाइप की जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उनके बारे में पता चला होगा आपको कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्यों इफेक्टिव नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको लेक्चर सही लगे तो एक कमेंट छोड़ देना। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।